हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में आपका स्वागत करते हैं। आज हम फिर से फिजिक्स के न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जितने भी आते रहेंगे उनका सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो इस चैनल पर जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या नॉन टेक्निकल स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो रेलवे की तैयारी करते हैं या ITI के बेस पे तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है ये फिजिक्स का क्वेश्चन न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी फ़िलहाल दिनों में देखे थे आप लोगों ने, टेक्निकल स्टूडेंट की बात करें जो इसरो सतीश धवन का एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें फिजिक्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि आप टेक्निकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल जो पोर्शन हो रहा है 50-50% हो गया है। और फ्यूचर में जैसे कि DRDO का भी वैकेंसी आने वाला है तो उसमें भी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, सभी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन से। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समय यदि हो तो साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहा जाता है। कोई भी ग्राफ है उसमें समय दिया है और वस्तु का वेग दिखाया है तो उस ग्राफ को क्या कहा जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि ये एक आपका ग्राफ हो गया, कोई ग्राफ हो गया आपका, इसमें यहाँ समय दिखा रहा है और इधर वेग दिखा रहा है कि जितना भी समय है यहाँ, जैसे 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है, 4 मीटर पर सेकेंड है, 6 मीटर पर सेकेंड है। इस तरह का वेग और समय का ग्राफ के बीच में संबंध होता है। तो समय के अनुसार क्या होता है, समय इधर बढ़ते जाएगा, वेग भी बढ़ते जाता है। फिर इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, वेग समय ग्राफ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि इसी क्वेश्चन में दिया रहता कि समय यदि हो साथ में वस्तु का दूरी दिखाने वाले ग्राफ क्या कहते हैं तो समय दूरी ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है कि औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है। जो औसत चाल और औसत वेग होता है, गति वस्तु की गति दर्शाता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कब दर्शाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि समय की एक विशेष अवस्था में औसत चाल और औसत वेग दर्शाता है, यानी कि कोई भी समय के विशेष अवस्था में, जैसे कि 5 बजे या 6 बजे, 5 बजे से चले तो 8 बजे दर्शाएगा या 10 बजे दर्शाएगा। इस तरह का कुछ बात होता है औसत चाल के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। लंबी दूरी में, यानी कि लंबी दूरी तय करना हो तो वहाँ औसत चाल या औसत वेग पता चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसके साथ हमें समय का अनुमानित वैल्यू या कोई भी वैल्यू दिया होना चाहिए। कम दूरी के लिए, कम दूरी या लंबी दूरी, ये दोनों कोई सेंस नहीं है। ऑप्शन डी क्या है कि दिए गए अंतराल के दौरान। तो दिए गए अंतराल कहने का मतलब दिए गए समय अंतराल के दौरान कहने का मतलब है, यानी कि कोई भी समय अंतराल के दौरान कोई भी दूरी तय की जाती है तो उन सभी दूरी को और समय के बीच के संबंध को हम औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल या एवरेज स्पीड बोला जाता है। एवरेज स्पीड या औसत चाल, जिसका फार्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि टोटल किसी समय अंतराल के दौरान जो दूरी चली जाती है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल कहते हैं या औसत वेग कहते हैं। तो ठीक है, तो किसी समय अंतराल के दौरान दूरी तय की गई होगी उसी को हम एवरेज वेलोसिटी या वस्तु का गति कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है कि एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश डैश गति का एक उदाहरण है। कोई भी सड़क है, वहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह है, वहाँ से जो बस का गति होगा वो किस तरह का प्राप्त होगा, तो असमान प्राप्त होगा कि एक समान प्राप्त होगा कि वृत्तीय प्राप्त होगा या रेखीय प्राप्त होगा। तो वहाँ जो गति होगा असमान रूप में होगा, क्योंकि कभी कभी गति क्या होगा, बस का बढ़ेगा, कभी घटेगा, तो वो असमान रूप में होगा। ठीक है, एक समान नहीं होगा। यदि यही क्वेश्चंस में जैसे कि एक समान कब होगा, तो कोई भी हाईवे पर यदि कोई भी रुकावट या बाधा नहीं पड़ता है और वह बस या ट्रक है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी वाहन है, तो ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है, तो उस समय उसकी गति जो होगी एक समान होगी या
त्वरित होगी। त्वरित कहने का मतलब हो सकता है वो अपना एक्सेलरेशन बढ़ा रहा होगा। यदि रोड जो है उसको क्लियर मिलेगा तो हो सकता है वो अपना स्पीड बढ़ा रहा होगा, यानी त्वरित होगा, या एक समान रूप से चल रहा होगा। ठीक है, तो एक समान कब होगा और असमान कब होगा आपको पता चल गया। 128 नंबर देखते हैं। 128 नंबर कह रहा है कि चाल दूरी और समय का सही संबंध है। तो चाल दूरी और समय का सही संबंध हमने ऊपर भी देखा था, फिर से समझते हैं कि चाल दूरी और समय का सही संबंध क्या होता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे में समय को हम चाल कहते हैं, यानी कि स्पीड कहते हैं। या आप कह सकते हैं चाल और समय के गुणनफल को हम दूरी कहते हैं। किसी समय अंतराल में चली गई चाल के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, यानी कि उसी को हम दूरी कहते हैं। यानी कि चाल और समय के गुणनफल को हम दूरी कहते हैं। या दूरी बराबर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट एक देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्वेश्चन आते रहता है कि कोई भी स्पीड है, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसे आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होता है। आपको यदि मालूम है तो बढ़िया है, रिवीजन हो जाएगा, और जिनको मालूम नहीं है थोड़ा सुन लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा में कोई भी चाल है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, या मीटर पर सेकेंड में कोई भी चाल है उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। तो क्या करते हैं कि 5/18 का और 18/5 का यहाँ से गेम चलता है। क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो यहाँ से बड़ा से छोटा में चेंज करना है। तो बड़ा से छोटा में चेंज करना है, तो जिस तरह का हमें मान बनाना रहेगा उस तरह से गुना करते हैं। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में यदि हम 5/18 से गुना कर देंगे यानी छोटा मान से, तो हमें छोटा प्राप्त हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड पता हो जाएगा। यदि मीटर पर सेकेंड में कोई भी मान दिया है तो इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो यानी कि छोटा से हमें बड़ा बनाना है। छोटा से बड़ा बनाना है तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा से ही गुना करेंगे। यानी कि यहाँ 18/5 से जब हम गुना करेंगे मीटर पर सेकेंड वाला वैल्यू में, कोई भी x मान दिया हुआ है या कोई भी मान दिया हुआ उसमें 18/5 से गुना करेंगे, या तक किलोमीटर प्रति घंटा में इसका मान आ जाएगा। अब ये 18/5 या 5/18 कहाँ से आता है, कभी टाइम मिले तो हम बता देंगे। ठीक है, जब किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिएगा और घंटे के मान को जब आप सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाता है। खुद से करके देख लीजिएगा, नहीं तो हम कभी बता देंगे। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए या कोई भी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कभी कभी मान को क्या करता है, यूनिट को चेंज करके आपको वैल्यू खुद से चेंज करने के लिए और सोल्यूशन करने के लिए देता है। तो खुद से चेंज करके आप उसका सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु डैश डैश हो। यानी कि वस्तु किस अवस्था में होगा तो तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होगा। तो तत्कालिक वेग क्या होता है, तो तत्कालिक वेग वह वेग होता है जो किसी वस्तु के द्वारा या किसी समय में किसी निश्चित समय के लिए होता है या कोई क्षणिक समय के लिए होता है। जनरल तौर पे समझ सकते हैं कि औसत कहने का मतलब एवरेज, अनुमानित क्या होता है, तो अनुमानित यह होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि कोई भी ए पर्सन, बी पर्सन और सी पर्सन है, और तीनों के पास, यदि इसके पास 3 बॉल है, इसके पास 2 बॉल है, इसके पास 1 बॉल है, हम बोल दें कि तीनों व्यक्ति को क्या करना है कि बराबर बराबर बॉल को बांटना है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कितना कितना बॉल को हम बांटें, तो वही एवरेज वैल्यू निकलेगा, यानी कि अनुमानित वैल्यू निकलेगा। है एक्चुअली में इसके पास 3, इसके पास 2, इसके पास 1। तो क्या करेंगे बराबर बांटने के लिए कि तीनों को मान को टोटल बॉल को जोड़ देंगे, और टोटल कितने पर्सन है तो 3 पर्सन है, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6/3 निकलेगा, यानी कि 2 मान निकलेगा। 2-2 करके हम यदि तीनों को बांट दें तो बराबर मान आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो 2 हुआ आपका एवरेज वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यही होता है एवरेज मान। तो ये तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होगा, तो क्या इन दोनों में एक समान त्वरण होगा तब बराबर होगा, या एक वृत्त में चल रहा हो तब बराबर होगा, या कोई भी वस्तु मतलब वृत्त में चल रहा होगा तब तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होगा, तो नहीं। इसमें है कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होगा जब अपरिवर्तित त्वरण हो,
तो ये भी नहीं होगा। चेंज जब त्वरण होते रहता है तब वहाँ से कहाँ तत्कालिक वेग बराबर हो पाएगा, जब त्वरण का मान शून्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब त्वरण का मान शून्य होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130 नंबर। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और बता दें आपको कि इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में बन गए हैं और चैनल पे अवेलेबल है, तो वहाँ से जा कर के आप पीछे के सभी वीडियोस के एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिएगा। क्योंकि क्या होगा कि जितने भी हम अभी आपके सामने बेसिक चीज़ें बता रहे हैं ये सारे वीडियो में पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और जैसे जैसे वीडियो को आगे देखते जाइएगा आपको अंदर एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि नए नए तरह का संवेग से रिलेटेड, गति से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन हमने पहले करा चुके हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा सारे वीडियोस को, आगे आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है। कोई भी विस्थापन है उसके परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है, तो विस्थापन के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अब समझते हैं कि विस्थापन क्या होता है, गति क्या होता है, संवेग, वेग, ये सारे क्या होते हैं। थोड़े से समय में हम सभी को समझ लेंगे। पहले समझते हैं गति क्या होता है। गति क्या होता है कि किसी दूरी को, गति पहले हम देखते हैं गति क्या होता है कि कोई भी दूरी को जो चलने में समय लगता है तो उस दूरी को जब हम समय के साथ तुलना करते हैं तो हमारा गति निकलता है। यहाँ दूरी हो जाएगा, तो किसी भी दूरी को, कोई भी दूरी है जैसे ये ए से बी, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए से बी तक के पॉइंट से जाने में जो यहाँ दूरी हुआ, इसको जाने में जो समय लगता है, दूरी और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, हम गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका गति निकल जाता है। गति का मीटर पर सेकेंड भी होता है और किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। और अब विस्थापन क्या होता है, गति अपने दूरी देख लिया कि ये टेढ़ा मेढ़ा जो रास्ता हुआ ये आपका दूरी हो जाता है। यानी कि कोई भी इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, यह हर बिंदु पर बदलता रहता है, इसका डायरेक्शन कोई निश्चित नहीं। यदि विस्थापन हम समझे कि यहीं से कि विस्थापन क्या होता है, क्योंकि दूरी और विस्थापन में बहुत सारे लोग डाउट रहते हैं। तो दूरी आप समझिए कि जो लंबी दूरी होता है, जो इसका रास्ता जो है थोड़ा सा कठिन होता है, ज़्यादा समय लगता है, वो दूरी होता है। लेकिन ए से और बी से जो पॉइंट है, यहाँ से ए से बी तक को जाने में किसी निश्चित दिशा में निश्चित दूरी तय किया जाता है। यही जो दूरी होता है इसे हम विस्थापन कहते हैं। निश्चित दिशा में, निर्दिष्ट दिशा में जो दूरी हम तय करते हैं इसे हम विस्थापन कहते हैं। जो कि विस्थापन का जो मान होता है हमेशा दूरी से छोटा होता है, या कभी कभी बराबर भी कंडीशन हो जाएगा। कब, जब दूरी का लिए भी रास्ता भी बस के लिए भी यही रहेगा और एरोप्लेन से भी इसी तरह से जाएगा, सीधा जाएगा, तो इस दिशा में क्या होगा, इस दशा में कि दूरी और विस्थापन का मान बराबर हो जाएगा। लेकिन इस तरह से यदि रहे तो दूरी हमेशा बड़ा होता है, किससे, विस्थापन से। तो जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, जो एकदम शॉर्टेस्ट रास्ता होता है किसी निर्दिष्ट दिशा में, इसे हम क्या कहते हैं, तो विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन और आपने दूरी समझा और यहाँ से गति समझ लिया आपने, और इसके बाद क्या बचा, संवेग। क्या बचा, संवेग। और वेग क्या होता है, तो हमने समझा कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यदि यहाँ विस्थापन है और विस्थापन के देखिए दर लगा दे, अगर कोई भी यूनिट है उसमें परिवर्तन की दर यदि बात हो जाता है तो समझ लीजिए कि वहाँ आपको समय के साथ तुलना किया जा रहा है। तो जब विस्थापन में समय और विस्थापन और समय का जो अनुपात देखते हैं तो वहाँ से आपका वेग निकलता है। यानी कि वेग क्या हो जाएगा, वेग तो विस्थापन और बटा में समय हो जाएगा। यानी कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और दूरी में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो गति और वेग में क्या अंतर है कि वेग जो होता है किसी निर्दिष्ट दिशा में होता है और गति जो होता है निर्दिष्ट दिशा में नहीं होता है। और दोनों का जो आपका यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड ही होता है, या कहीं कहीं किलोमीटर प्रति घंटा भी देता है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के लिए रखेंगे। ठीक है, वेग और गति में आपने समझा।
तो विस्थापन भी समझ लिया और संवेग समझते हैं हम कि फिर से संवेग क्या होता है। संवेग क्या होता है? तो संवेग का परिभाषा होता है किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यानी कि संवेग, देखिए ये सारे जो चीज़ें हम बता रहे हैं आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग को हम p से सूचित करते हैं और संवेग को मोमेंटम बोला जाता है, जिसका परिभाषा क्या होता है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। यानी कि p बराबर एम भी आपको याद रख लेना है, बिल्कुल रट लेना है कि p बराबर एम इंटू भी होता है। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो एम यानी कि द्रव्यमान का आपका क्या होता है? केजी होता है, और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर सेकेंड, या इस तरह से आप लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड के पावर -1। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से सभी को हम लोगों ने समझ लिया कि विस्थापन के परिवर्तन के दर को हम वेग कहते हैं, और संवेग क्या होता है, गति क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें इस तरह का नहीं करना है कि पहले का ए दूसरे का बी, इस तरह का ऑप्शन को केवल टिक करके चले जाना। हमें हर ऑप्शन को भी समझते चलना है, क्योंकि हो सकता है कि अगले ऑप्शन से अगला क्वेश्चन हमें करने को मिल जाए। ठीक है, 131 नंबर देखते हैं। 131 नंबर कह रहा है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश डैश में कहा जाता है। नहीं, कोई समान समय अंतराल है, कोई समान समय अंतराल है, जैसे 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, इस तरह से हर सेकेंड या हर मिनट या हर घंटा का अंतराल है। 1-1 सेकेंड का, 2-2 सेकेंड का, माने अंतराल जो है बराबर है, और दूरी का जो संबंध है वो डिफरेंट है, असमान है। यानी कभी 5 किलोमीटर चल रहा है 2 सेकेंड में, कभी 2 सेकेंड में 4 मीटर चल रहा है, फिर अगला 2 सेकेंड में कभी 8 मीटर चल रहा है। तो इस तरह से असमान दूरी तय कर रहा है समान समय अंतराल में, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि वह असमान गति में जा रहा है। तो उस तरह से 131 का आंसर क्या हो जाएगा कि असमान गति हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर क्वेश्चन में रहता है कि कोई वस्तु यदि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो इस तरह से आपका जो हो जाता है कि समान गति के साथ वस्तु जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसे समान गति में कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाता। फिर दोनों जब समान रहेगा तब, कब? जब समान समय रहेगा और समान दूरी रहेगा। सॉरी, 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। देखिए अभी ऊपर हम लोगों ने बात किए थे कि किसी निर्दिष्ट दिशा में जो वस्तु की गति को क्या कहते हैं, तो हमने बताया था कि किसी निर्दिष्ट दिशा में जो दूरी तय करते हैं उसे हम विस्थापन कहते हैं, और उस गति को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्योंकि विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग किसे कहते हैं? विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। तो किसी निर्दिष्ट दिशा में जो गति होगा उसे हम क्या कहेंगे? वेग ही तो कहेंगे। तो इसलिए यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किसी निर्दिष्ट दिशा में वस्तु की गति को वेग कहा जाता है। यानी कि निश्चित दिशा में या निर्दिष्ट दिशा में गति को जो कहा जाता है उसे हम वेग कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी कोण से फेंके जाने पर, यानी कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी प्रक्षेपित होती है। यानी किस एंगल पर हम किसी वस्तु को यदि फेंके तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, यानी कि ज़्यादा दूर तक फेंका जाएगी, तो प्रक्षेपित हो पाएगी। तो उसके लिए जो एंगल बनाया गया है उसे 45 डिग्री कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि कोई भी यदि वस्तु है, कोई भी पर्सन है, मान के चलिए कि ये पर्सन है, मानना ही है, एक्चुअली तो है नहीं, ये धरातल है। तो यहाँ से यदि ये अपने हाथ से यदि कोई भी बॉल को फेंकता है, अगर इस तरह से फेंकता है तो इसका दूरी जो है यहाँ आता है। ये मान के चलिए कि इससे धरातल से ये 30 डिग्री पे है। अगर इसी चीज़ को यदि ये 45 डिग्री पर फेंकता है ना, ये 45 डिग्री पर फेंकता है, तो इसका दूरी जो है 30 डिग्री की अपेक्षा ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो इसलिए जो आपका नीरज चोपड़ा भी होंगे, जो आपका भालेबाजी है, जो कि अभी जीते हुए थे,
तो भी हो सकता है कि अपना जो भालाबाजी फेंके होंगे, भाले को फेंके होंगे 45 डिग्री पर फेंके होंगे, तो जिससे कि उनका दूरी जो है ज़्यादा तय किया होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका आंसर होगा 45 डिग्री होगा। तो 45 डिग्री पर कोई वस्तु अगर फेंका जाता है तो सर्वाधिक दूरी तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है। कोई प्रक्षेप, कहने का मतलब प्रक्षेप को अंग्रेजी में बोला जाता है ट्रांजेक्टरी। तो क्या होता है प्रक्षेप और क्या होता है प्रक्षेप वक्र, इसे हम समझते हैं, और प्रक्षेप वक्र को क्या कहा जाता है इसे भी देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रक्षेप का प्रक्षेप वक्र या पथ होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परवलय कहते हैं। और परवलय को या परवलयकार या परवलय देता है, तो आपका आंसर हो जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल बोला जाता है। यहाँ से समझते हैं कि देखिए, जैसे कि कोई भी पर्सन है और यहाँ से कोई भी वस्तु को जब यह फेंकता है, तो कोई भी वस्तु को जब फेंकता है इस तरह से आगे की ओर, ठीक है, ये वस्तु आगे की ओर मूव कर रहा है, इसके दौरान जो इस तरह का इनविजिबल जो आपका पाथ दिखता है, पाथ का निर्माण होता है, जिसे हम ट्रांजेक्टरी बोलते हैं, जिसे ये हम प्रक्षेप्य कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजेक्टरी बोलते हैं, ट्रांजेक्टरी या प्रक्षेप बोलते हैं। ठीक है, और जो इस पाथ के साथ साथ वस्तु जाता है, जिस गति के साथ जाता है, उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, यानी कि परवलयकार गति कहते हैं, जो कि परवलय यहाँ दिया हुआ है। तो जो इसके दौरान वस्तु को फेंकने के दौरान जो कर्व पाथ का निर्माण होता है, इस तरह से वस्तु जाकर के फाइनली गिर जाता है कहीं, तो इस तरह के कर्व वाले पाथ का निर्माण जो होता है, जिसे हम परवलयकार पाथ कहते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं। ठीक है, और जो वस्तु के दौरान इसे फेंकने के दौरान जो गति इसमें उत्पन्न होता है, जो इस वक्रकार पाथ पर जाता है, तो उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। जो इसके पीछे पाथ का निर्माण होता है या आगे पाथ का निर्माण होता है, जो इनविजिबल होता है, यानी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पाथ से होकर के वस्तु गया, तो उसे हम ट्रांजेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ से भी यही तो क्वेश्चन आया था कि कोई भी वस्तु को हम कितने डिग्री पर फेंकते हैं कि ताकि वह ज़्यादा दूरी तक तय करता है, तो इसका जो एंगल होता है यहाँ से 45 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 135 नंबर की, यदि 5 सेकेंड में किसी कार का वेग 5 मिनट प्रति सेकेंड से बढ़कर 10 मिनट प्रति सेकेंड हो जाता है या हो जाए, तो उसका त्वरण कितना होगा। तो त्वरण को हमने पहले भी समझाया और 1 सेकेंड में फिर से समझते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि फाइनल वेग और शुरुआती वेग के अंतर को जब समय के रेशियो के साथ अनुपात निकाला जाता है, तो उसे के दौरान हमें त्वरण प्राप्त होता है। यानी कि त्वरण बराबर क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी कि त्वरण को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल ए से सूचित करते हैं, और जिसके बराबर क्या होता है कि -v-u/t, यानी कि अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग बटा में t। तो फाइनल वेग क्या हो जा रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जा रहा है, यानी कि 10 हो जाएगा, और शुरुआती वेग कितना था, तो 5 मिनट प्रति सेकेंड था, और इसके दौरान कितने सेकेंड में के दौरान इतना से इतना बढ़ जा रहा है, तो 5 सेकेंड में। तो 5 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे टाइम का, तो यहाँ से जो कितना आएगा, तो 5/5, यानी कि 1 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यानी क्या निकला कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 सेकेंड में जो इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। 136 नंबर क्या है, 136 नंबर है क्वेश्चन कि m1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लकड़ी के तख्ते पर 5 न्यूटन बल लगाने पर यह 10 मीटर पर सेकेंड के त्वरण के साथ आगे बढ़ता है। कोई m1 का वस्तु है, m1 किलोग्राम का, उसका मान नहीं दिया है, उसे 5 न्यूटन जैसे ही बल लगाते हैं तो वह क्या हो जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड के त्वरण के साथ आगे बढ़ता है। और m2 जो किलोग्राम का द्रव्यमान है, दूसरा जो कोई भी द्रव्यमान है,
उस पर अन्य तख्ता पर समान बल यानी कि 5 न्यूटन का ही बल यदि लगाते हैं तो यह 20 मीटर त्वरण के साथ आगे बढ़ता है। तो यदि दोनों तख्तों को एक दूसरे से बांध दिया जाए यानी कि M1 और M2 का मान निकाल करके हम बांध दें दोनों को, तो उन पर समान बल लगाए यानी कि समान बल यानी कि 5 न्यूटन का ही बल लगाना है, तब जाकर के आपका त्वरण का मान कितना होगा वही पूछा जा रहा है। यहाँ से आपका क्या निकलेगा, M1 और M2 का पहले मान निकाल करके जोड़ेंगे तब फाइनल हमारा वो वस्तु बंधा जाएगा। ठीक है, तो M1 का मान निकालने के लिए कि आपको ध्यान देना होगा कि F बराबर क्या होता है, इसको भूल जाइए, आपका दूसरे क्वेश्चन का था। F बराबर क्या होता है, F बराबर M इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, M का मान नहीं दिया है तो हम M1 ले लेंगे। A का मान कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से त्वरण से बढ़ रहा है। यहाँ से M1 का मान कितना निकलेगा, 5/10 हो जाएगा यानी कि 0.5 kg हो जाएगा आपका M1 का मान। इसी तरह से F बराबर M जब करेंगे यहाँ से हमारा क्या होगा कि F बराबर M करेंगे तो समान बल लगाना है दूसरे पर भी, तो 5 न्यूटन, और M2 वस्तु के लिए इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है कि 20 मीटर पर सेकेंड त्वरण के साथ आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये गुना का चिन्ह है। तो यहाँ से आपका M2 का जो मान निकलेगा तो 5 चौके 20 यानी कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 यानी कि 0.25 kg हो जाएगा आपका M2 का मान। तो जब इन दोनों को बांध देंगे तो फाइनल आपका जो M1 और M2 का टोटल मान कितना हो जाएगा, तो 0.5 प्लस 0.25 तो जब जोड़ेंगे तो 0.75 kg हो जाएगा। और तब आप क्या करेंगे कि फिर से समान बल लगाना है यानी कि 5 न्यूटन का ही बल लगाना है इस पर, तब त्वरण क्या होगा। तो फिर क्या देखें, F बराबर M इंटू ए पर ही रखेंगे आप, तो F का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से F का मान हो जाएगा आपका 5, M का मान फाइनल क्या हो गया 0.75, A का मान फिर आपको निकालना है, तो A का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ से तो A के मान के लिए आपका 5/0.75 हो जाएगा, तो यहाँ से हटेगा 00, 25 3 75, 25 3 75, 25 दूनी के 50, 0 यानी कि 20/3 यानी कि हो जाएगा आपका 6.666 इस तरह से आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं आप 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका फाइनल एक्सेलरेशन का मान निकल जाएगा। हमने कैसे निकाला आप देख सकते हैं, और अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा फास्ट हो गया तो आप वीडियो को स्लो रोक करके फिर से देख सकते हैं पूरे सोल्यूशन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। 137 नंबर कह रहा है कि जब 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो यहाँ से आप मौखिक ही निकाल सकते हैं ताकि आपके एग्जाम में टाइम बच जाएगा। बस आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, कौन सा, कि F बराबर MA, F बराबर MA, तो F बराबर MA होगा तो त्वरण A का मान निकालना है, तो A का मान क्या हो जाएगा, F/m हो जाएगा, F/m। तो F का मान 21 न्यूटन, A का मान M का मान 3, तो 3 7 21 हो जाएगा यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्सेलरेशन का मान 21/3 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि वेग में परिवर्तन के दर को कहा जाता है, तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, हमने अभी देखा था कि त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग माइनस शुरुआती वेग बटा में समय को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। और हमने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया है, आपको ध्यान रखना होगा कि जहाँ परिवर्तन के दर लग जाए समझ लीजिए कि बटा में समय लिखा गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान करके परिभाषा भी आसानी से दे सकते हैं। परिवर्तन की दर जहाँ लग गया वहाँ बटा में समझ लीजिए कि वहाँ समय से तुलना किया जा रहा है। तो 139 नंबर क्या है कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। कोई भी 10 किलोग्राम वस्तु है और उस पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा। तो F बराबर M इंटू ए का मान निकलना है तो F/m हो जाएगा। तो F का मान 20 न्यूटन और M का मान
10 किलो, तो 10 से 20 में भाग करेंगे यानी कि 2 आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका मान निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको मौखिक इसी तरह से कर लेना है, पेन कॉपी का इस्तेमाल नहीं करने की ज़रूरत है और ताकि आपको समय बचता रहे। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है कि 150 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर की वेग से त्वरित होती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ त्वरण ज्ञात करना है और त्वरण के मान के लिए हम क्या बताए थे अभी, वेग में परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से वेग में परिवर्तन किससे किससे हो रहा है, तो पहले था 6 मीटर, बाद में हो गया 16 मीटर, तो इन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड का। कितने समय में, तो 5 सेकेंड में। तो 10 बटा में 5 करेंगे यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से त्वरित हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए उलझाने के लिए या थोड़े से आपको फंसाने के लिए यहाँ 150 kg का मान फालतू में दिया है, जो कि यहाँ कोई काम नहीं है। त्वरण के लिए क्या चाहिए आपको, वेग में परिवर्तन चाहिए और उसके लिए समय चाहिए, कितने समय में वेग का परिवर्तन हुआ है, जिससे आपका त्वरण का मान निकल जाता है। 141 नंबर क्या है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है। अब नकारात्मक त्वरण कहने का मतलब है कि नकारात्मक त्वरण कहते किसे हैं, तो मंदन। आपने सुना होगा पहले के वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप याद होगा कि नकारात्मक त्वरण कहा जाता है मंदन को, यानी कि त्वरित यदि कह रहा है कि त्वरित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वेग में परिवर्तन जो हो रहा है तो वहाँ त्वरित हो रहा है, तो यानी कि उसका त्वरण बढ़ रहा है। अगर त्वरित ना कह करके बोल दे कि मंदन हो रहा है या नकारात्मक त्वरण हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका त्वरण का मान घट रहा है। अगर वेग बढ़ेगा तो नकारात्मक त्वरण का मान घटेगा, यहाँ से उल्टा हो जाता है। जैसे वेग यदि आपका बढ़ रहा है तो नकारात्मक त्वरण घटेगा, ठीक है, तो इस तरह से विपरीत हो जाता है। यहाँ कह रहा है कि किस दिशा के विपरीत होता है, तो वेग के दिशा के विपरीत होता है, सेकंड के हिसाब से चल रहा है। फिर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हुआ, फिर यहाँ से आपका 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो गया। अगर हम बोल दें कि 5 सेकंड पर 5 सेकंड में कोई भी गाड़ी है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है, फिर 5 सेकंड बाद देखें ना हम, ये 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दिख रहा है, फिर 5 सेकंड बाद देख रहे हैं ना तो ये 18 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ जब हम त्वरण का मान हर दशा में निकालेंगे तो देख रहे हैं क्या कि यदि फाइनल हम यहाँ मानते हैं तो क्या हो जाएगा 10, शुरुआती क्या था 2, कितना समय का अंतर हुआ, तो 5 का, तो 10 बटा में 2 करेंगे यानी कि आपका निकलेगा 10 - 2 बटा 5, तो 8 बटा में 5, यानी कि 5 से जब डिवाइड करेंगे जो भी मान आएगा यहाँ से कितना आएगा, तो 5 5 6 के 30, यानी कि 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण मान निकला इसके दौरान। और यहाँ से फिर त्वरण का मान निकालते हैं कि यहाँ कितना त्वरण है, तो देख रहे हैं कि अंतिम वेग 18 है और शुरुआती वेग इससे कंपेयर करेंगे तो 10 हो जाएगा, और कितना समय का अंतर हुआ, तो 5 सेकेंड का। जब यहाँ से भी मान निकालेंगे तो 18 में से 10 गया तो बचा 8 बटा 5, यानी कि यहाँ भी 1.6 आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप दोनों दशा में देखिए कि यहाँ से भी त्वरण का मान समान आया, यहाँ भी त्वरण का मान समान आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि नियत त्वरण के साथ यह आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसके दौरान क्या हो रहा है, तो वेग में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड था, फिर 10 हो गया, फिर 18 हो गया, तो एक नियत वेग के साथ यह आगे बढ़ रहा है, एक निश्चित वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। यानी कि यहाँ 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो निकला, लेकिन ये क्या कह रहा है कि पर सेकेंड के हिसाब से जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो 1.6 के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। तो ये बात को आपको समझ करके समझना हो कि त्वरण होता क्या है। इसके दौरान जितने भी हम लोगों ने अभी तक के क्वेश्चंस किया, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। और आपको यदि ज़रा भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम भी आप लोगों के लिए बहुत ही कुछ करने का ख्वाब देखते रहे, करते रहे। जय हिंद।